हेलो गाइस, मेंटोर सुनील, आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बात वीडियो नंबर 304 304 वीडियो लेकर आपके सामने आ गया हूँ। आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब तक जो वीडियो चल रहे थे सवाल आपके थे, जवाब हमारे थे, लेकिन इस वीडियो में अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड करूँगा। प्रैक्टिस चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने होते हैं जब आप अपने बच्चे को लेकर के उसे ठीक करने की जर्नी में जा रहे होते हैं। उसकी जो ठीक करने का सफ़र है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो फिर आप उन चीज़ों को ओवरकम कैसे करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आज ज़रूर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। वीडियो नंबर 304 आपके सामने आ गए। इतने सारे वीडियोस किसी चैनल पर नहीं हैं, ये आप भी जानते हैं, जो एक ही टॉपिक के बारे में बात की जाए। तो चलिए, मेरा मोबाइल नंबर है 8168790299 +91 इंडिया का ISD कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। तो एक जो चैलेंज सबसे पहले आता है जब हम बात करते हैं चैलेंजेस की, सबसे पहला चैलेंज आता है एक्सेप्टेंस का, कि हम एक्सेप्ट नहीं करते कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि आप अपने बच्चे की प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके उसे ठीक करने की तरफ एफर्ट करना शुरू करें। क्योंकि कई बार तो हम एक्सेप्ट करने में महीनों लगा देते हैं, यहाँ से टेस्ट करवाएंगे, वहाँ से करवाएंगे, वहाँ से करवाएंगे, कई जगहों से हम लोग दिखाते रहते हैं और फिर अक्सर बात करते हैं कि बच्चा हमारा 3 साल का है, आज हमने उसको टेस्ट करवाना शुरू किया, 6 साल की उम्र तक हम लोग टेस्ट करवा रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि हमने तो बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया। बट एग्जैक्टली आपने उनमें से कितनों को अच्छे से फॉलो किया? एटलीस्ट जब भी आप थेरेपी करवाते हैं या किसी भी डॉक्टर के साथ जुड़ते हैं तो आपको 4 to 6 मंथ्स तो मिनिमम कोशिश करना चाहिए। अगर आपको उनमें से किसका डिफरेंस यानी ज़रा सा भी डिफरेंस दिखाई नहीं देता, तब आप अपनी राह पर चलिए। तो ये होता है एक्सेप्टेंस, फर्स्ट चैलेंज। दूसरे होता है पेशेंस। अब जब आपने एक्सेप्ट कर लिया और आप थेरेपी के लिए आ गए हो तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ओवरनाइट रिजल्ट्स चाहते हैं। वो इस प्रॉब्लम में स्पेशली जो ADHD की प्रॉब्लम्स हैं, ऑटिज़म की प्रॉब्लम्स हैं या दूसरे बिहेवियर डिसऑर्डर्स हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स में इंस्टेंट रिज़ल्ट या ओवरनाइट प्रोसेस कोई नहीं होता कि आप आज सोए सुबह उठे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यू हैव टू वेट फॉर मंथ्स। कई केसेस में 3 मंथ्स 4 मंथ्स तक आपको कम से कम अपना पेशेंस दिखाना चाहिए, वेट करना चाहिए, थेरेपी करवाना चाहिए। और अगर आपको अच्छा पॉजिटिव डिफरेंस लग रहा है तो थेरेपी को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में क्या देखता हूँ, कई लोग तो सिर्फ ट्रायल करने के लिए आते हैं। वो 15 दिन यहाँ दिखाएंगे, 10 दिन वहाँ दिखाएंगे, महीना वहाँ दिखाएंगे, 2 महीना वहाँ दिखाएंगे और फिर उसके बाद खुद परेशान होकर के चुपचाप घर बैठ जाएंगे, क्योंकि आप कहीं एक जगह पर टिक नहीं रहे हैं। तो पेशेंस जो है दैट इज़ द की। जब आप इस थेरेपी के लिए निकले हैं, इस ट्रेनिंग के लिए, चाहे वो घर पर ट्रेनिंग करा रहे हैं जैसे आप मुझसे प्लान लेकर के अपने घर पर प्रैक्टिस करवाते हैं, चाहे वो कर रहे हैं, चाहे आप किसी थेरेपी सेंटर पर हैं, तो आपको ट्रस्ट करके कुछ महीनों का टाइम तो एटलीस्ट लेना चाहिए। और या फिर आप अपनी इंसाइट को इतना मजबूत कीजिए, यानी आप अपने अंतर्मन अंतर्दृष्टि को इतना मजबूत कीजिए कि आप जज कर पाएँ कि यहाँ मेरे बच्चे को फ़ायदा मिलने वाला है, यहाँ मेरे बच्चे को फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। चलिए, पहला हो गया एक्सेप्टेंस, दूसरा हो गया पेशेंस। तीसरा जो चैलेंज आता है वो चैलेंज ये आता है लैक ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज कैसे अटेन करें। नॉलेज अटेन करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप थेरेपी सेंटर्स पर जाते हैं, अपने थेरेपिस्ट से ज़रूर आप इंटरेक्ट कीजिए रेगुलरली। आपके मन में इतने सारे सवाल होते हैं। और नॉलेज के लिए दूसरा आपको मैं मेथड बता सकता हूँ कि आप 304 वीडियोज़ हैं इस चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देख डालिए ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाए, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा एटलीस्ट। उसके बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो नॉलेज कहाँ से गेन करें? चैनल पर वीडियोस देखिए, आपको मैक्सिमम नॉलेज मिल जाएगी। फिर भी अगर आप टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से अपना कमेंट डाल दीजिए, मैं उस कमेंट को कंसिडर करके आपको ज़रूर उसके बारे में नॉलेज दे दूँगा। चलिए, उसके बाद आपको थेरेपी प्रोसेस मिल गए, तो थेरेपी प्रोसेस को डिसिप्लिन के साथ ऑर्गेनाइज कीजिए। बार बार बोलता हूँ D3 प्रिंसिपल, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन। आपको पूरा डिसिप्लिन के साथ उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। नॉर्मली घर में देखने में यह आता है कि हम लोग अगर मदर्स प्रैक्टिस करा रही होती हैं तो मदर्स को ग्राउंड नहीं देते, उनको घर का भी काम करना, बाहर का भी काम करना है, यहाँ का भी काम देखना है, वहाँ का भी काम देखना है, पूरी फैमिली को देखना है, और फिर बच्चे को प्रैक्टिस करवाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हम मदर को ही दे देते हैं।
तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि जो प्रैक्टिस करवा रहा है उसे आप क्या ग्राउंड दे रहे हैं। दिन में आप 2 घंटा 3 घंटा उसको दे रहे हैं कि वो अपने बच्चे को प्रॉपरली प्रैक्टिस करवा सके। तो ये टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट, यानी डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, क्योंकि ना तो आप डिसिप्लिन बना पाते हैं तो डिसिप्लिन चैलेंज हो गया। उसके बाद डेडिकेशन, पूरी डेडिकेशन से नहीं कर पाते, क्योंकि और कई जगह जैसे हम लोग माता जी को रूप देखते हैं ना, अष्टभुजाधारी, तो ऐसे ही हमारी जो घर की औरतें होती हैं, स्पेशली एशियन औरतें, उनके पास इतने सारे काम होते हैं, उनकी एक भुजा यहाँ टंगी है, दूसरी भुजा वहाँ टंगी है, तो आप कैसे प्रैक्टिस करवाओ। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको टाइम दिया जाए ताकि वो प्रैक्टिस करा सके। तो डेडिकेशन नहीं होता। तीसरे, डिटर्मिनेशन क्यों टूटता है? क्योंकि नेगेटिविटी बहुत मिलती है कि महीना हो गया कोई फ़र्क नहीं आया, 15 दिन हो गए कोई फ़र्क नहीं आया, इधर से लोग लगे उधर से लोग लगे। वही घर के लोग जो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैठ कर के लेक्चर दे रहे हैं जो बेचारा प्रैक्टिस करवा रहा है उसको। तो ये सब चीज़ें ना करें। ये सब चीज़ें करेंगे तो ये चैलेंजेस बन जाते हैं, क्योंकि उसको वो सब भी, घर का भी काम मैनेज करना है, आप लोगों को भी मैनेज करना है, प्रैक्टिस को भी मैनेज करना है, और फिर ये भी सुनना है कि यार कुछ नहीं हो रहा। सो प्लीज़ रिमेंबर, आपको ये प्रैक्टिस चैलेंजेस दूर करने पड़ेंगे। उसके अलावा जैसे आप प्रैक्टिस करवाना शुरू करते हो, 15-20 दिन, 1 महीना बच्चा सबसे पहले सिटिंग के लिए ले लेता है, उसकी सिटिंग नहीं बनती है, इतने में ही आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आप उसको ज़ोर लगा करके अपने प्रोसेस से उसका सिटिंग करवाएं। सिटिंग करने के लिए यानी उसको 15-20 मिनट के एक सेशन में बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन की लेंथ अगर 15-20 मिनट है तो बहुत हेल्दी सेशन है वो। तो आप ये मान के, आप ये मत सोचिए कि 1 घंटे का सेशन, 2 घंटे का सेशन। अगर आपका बच्चा 10 से 15 से 20 मिनट, 10 मिनट मिनिमम, अगर वो 15-20 मिनट बैठ जाता है तो बहुत बड़ी बात है। तो ये तो आपके लिए बोनस होगी। तो ये सिटिंग का एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। तो इस सिटिंग के चैलेंज को आप ओवरकम करेंगे। उसके बाद अटेंशन, फोकस उसका लेना, उसको कमांड में डालना, उसको स्पीच पे डालना, ये सारे बाद के प्रोसेस आते हैं। बीच में एक फेज़ हमने पीछे डिस्कस किया था, दैट इज़ रेजिस्टेंस फेज़। जब इन बच्चों को पता चल जाता है कि हमें मेन स्ट्रीम करने की कोशिश करी जा रही है, ये बच्चे बड़े ब्लफ मास्टर होते हैं, यानी इन्हें सब पता होता है, अपनी ज़रूरत के सारे काम कर लेंगे। मोबाइल फ़ोन की आवाज़ बजेगी, फ़ोन की तरफ दौड़ के जाएंगे, कोई चीज़ इनकी पसंद की सामने होगी उसको लेने के लिए झगड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब करते हैं, लेकिन ये बच्चे आपको कोऑपरेट नहीं करते। तो वो एक रेजिस्टेंस फेज़ जो इनमें आ जाता है, उस रेजिस्टेंस फेज़ को ओवरकम करने के लिए भी आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। वहाँ भी आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, तो फ्रस्ट्रेट मत होइए। डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, आप D3 प्रिंसिपल को फॉलो करिए, और उसके अलावा जितने चैलेंजेस के बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया उनको आप दूर कीजिए। ये आपके लिए फाउंडेशन का, आपके लिए ग्राउंड का काम करेंगे, जिसके ऊपर आप आगे बढ़ कर के काम कर सकते हैं। अगर आपको ये चैलेंजेस सामने से मिलते हैं तो आप इन चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश कीजिए, फाइट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप इन चैलेंजेस को हटा करके सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करें। प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे, आई अश्योर यू कि आपके बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम है, यार हमने तो ऐसे ऐसे केसेस देखे जिनको प्योर ऑटिस्टिक डायग्नोस किया था, उसके बाद भी वो सारे के सारे केसेस रिकवर हो पाए हैं। लेकिन वो तब होता है जब आप जी जान लगा दें। सो D3 प्रिंसिपल, बाय बाय।